Hello friends, I'm doing good and I hope that you all are doing extremely well. Your preparation is going in full swing. So here we are going to cover this chapter number 12, as well as we'll also cover the chapter where it is preparation of performance report. Okay, that was a very little theory chapter, but we'll cover today in this class itself. Okay, so let's proceed with this standard costing. But अब बिफोर स्टार्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ये बिल्कुल टफ नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत टफ होने वाला है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, बहुत मज़े से करेंगे अपन और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे। हमारे एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें आ सकती हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। पूरे इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जो आपको डर लगता है कि फॉर्मूला बेस्ड है, ये वो कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। दिस इज a स्टैंडर्ड सेट बाय द मैनेजमेंट। देन एक एक्चुअल होता है। तो एक्चुअल फिगर हो सकता है कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो सकता है स्टैंडर्ड से कम हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस एक्चुअल को जब हम ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट स्टैंडर्ड्स। ओके, ये मैंने थोड़ा आपको डेफिनेशन मोड में बता दिया, बट इंस्टीट्यूट ऐसे ही यूज़ करता है, सेट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स। ओके, तो ये जो सेट आपने टारगेट आपने सेट किए हुए हैं, हमें अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए, हमें अपनी मतलब इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें खुद को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू एंड व्हाट वी हैव एक्चुअली डन, यू नो। सो वी कंपेयर दिस विद दिस। ओनली एंड ओनली दिस थिंग इज वेरिएशन। ठीक है, जो वेरिएशन आते हैं, दिस इज द वेरिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओके, द स्टैंडर्ड एंड द बजट इज कॉल्ड वेरिएशन, नथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बस इतना सा करना है। ओके, चलो चलते हैं। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले चैप्टर ओवरव्यू लेते हैं, देन विल स्टार्ट आवर चैप्टर। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बिहेवियरल इश्यूज। नॉर्मल जो हमारे वेरिएंसेस हैं, हम वो कंसिडर करेंगे, उसके बिहेवियरल इश्यूज कंसिडर करेंगे। देन विल चेक आउट कॉन्टेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। एडवांस वेरिएंस का बहुत इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम उतना एनालिसिस करेंगे जितना एनालिसिस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, हम उतना ही एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। देन रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिकन्सिलिएशन इज़ द सेम एज जैसे हम अपने क्लास 11th-12th में वो बनाते थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अरे बस वैसे ही है, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है रिकन्सिलिएशन। बस एक रिकन्सिलिएशन बना दिया कि हमारा जो स्टैंडर्ड था एंड एक हमारा बजटेड था, एक्चुअल था। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके रीज़न क्या क्या है, एक रिकन्सिलिएशन बना दिया एंड दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट रिकन्साइल करेंगे। देन रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। जहाँ जहाँ भी वेरिएंस आ रहा है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम इतना पढ़ने वाले हैं। बहुत एडवांस लेवल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ज़रूरत नहीं है आपको नॉलेज की। ठीक है, बेसिक लेवल की नॉलेज रखो, बट स्ट्रॉन्ग रखो, सॉलिड नॉलेज इसमें ज़रूरी है। इसमें बहुत एडवांस लेवल की एकदम अंदर इन डेप्थ जा के पढ़ना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, द एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट मच टफ, इट्स ईजी कंपैरेटिवली। बट अगर आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वही इजी पार्ट टफ बन जाता है। ओके, तो एडवांस वेरिएंसेस हमारे कौन कौन से होंगे, उसमें क्या क्या कवर होता है। देखो, इंस्टीट्यूट ने भी कह दिया, हमने इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ा है एंड फाइनल लेवल पे पढ़ा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, बोला है कि एडवांस वेरिएंसेस। ठीक है,
हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। जो बेसिक है, आई मीन टू से, जो हमारे पिलर्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, वो पिलर्स मैं आपके इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन क्रैक। क्योंकि वहाँ पर देखो हमारे पास टाइम होता है एंड वहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर अपने आप को पॉजिटिव रख के बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन द फर्स्ट वेरिएंस इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस कैसे होता है। देन वी विल स्टडी लर्निंग कर्व इम्पैक्ट क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस पर। देन रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कितनी रेलेवेंट होती है वेरिएंस एनालिसिस के लिए। देन थ्रूपुट अकाउंटिंग, देन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, सर्विस सेक्टर एंड पब्लिक इंडस्ट्री में। देखो ये हम ये 4 पॉइंट्स हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। ये 4 पॉइंट्स तो एक एक लाइन के, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि कितना शॉर्ट है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पोर्शन, और हम इसको कितना डेंजरस फील कर लेते हैं। अब देखो कोई चीज़ होता है कि अगर आपने डेंजरस फील किया तो वो डेंजरस बन जाता है, बट अगर यू परसीव समथिंग इज ईजी कंपैरेटिवली, देन द थिंग्स बिकम्स वेरी ईजी। करके देख लो, इट्स टेस्टेड एंड प्रूव्ड फॉर मी एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस देखो ऐसा समझो, एक होता है प्लान, ओके, आई शुड राइट थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि आई वॉन्ट कि जो मैं लिख रही हूँ वो आप भी अपने मॉड्यूल में लिखो। एक होता है प्लानिंग फेज एंड एक होता है रिवाइज्ड प्लानिंग फेज, ठीक है, रिवाइज्ड प्लान। एंड एक होता है एक्चुअल, जो हमें एक्चुअली में रिजल्ट मिले, ओके, व्हाट आर आवर एक्चुअल रिजल्ट्स। ये जो हमारा प्लानिंग फेज होता है, तो प्लानिंग फेज से लेकर रिवाइज्ड प्लान बनाने तक का जो वेरिएंस होता है, इसका मतलब है कि आप देखो, आप रिवाइज प्लान क्यों बनाओगे? आप रिवाइज प्लान सिर्फ और सिर्फ तब बनाओगे ना जब आपके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी होगी, तभी तो आप रिवाइज प्लान बनाओगे। अदरवाइज जो हमने प्लान बनाया हम उसी पर चलते रहेंगे, ठीक है। रिवाइज प्लान सिर्फ और सिर्फ तब बनाएंगे जब हमारा ओरिजिनल प्लान में हमें लगेगा कि कुछ गलती रह गई। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ गलती रह गई, मतलब कहाँ गलती रह गई? गलती रह गई हमारे प्लानिंग में। कहाँ गलती रह गई? गलती रह गई हमारे प्लानिंग में। कुछ प्रॉब्लम रह गई हमारे प्लानिंग करने में। जब हमने ओरिजिनल प्लानिंग की थी तो हमें कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया, जिस वजह से हमें रिवाइज प्लान बनाना पड़ रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम कहाँ गलती रह गई? प्लानिंग में। प्लानिंग में हमें कुछ गलती रह गई जिस वजह से हमें रिवाइज प्लान बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ डन। नाउ अनदर थिंग इज दैट अगर हमने एक्चुअली में काम कर लिया, ठीक है, अब हमने रिवाइज प्लान तो बना लिया था, मतलब हमारी प्लानिंग में तो अब कोई गड़बड़ी नहीं है, प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, बट हमने ऑपरेशनल रिजल्ट में कुछ वेरिएशन आया। वो वेरिएशन किस वजह से आया? वो वेरिएशन आया ऑपरेशनल गलतियों की वजह से। मतलब हम प्लानिंग को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। किस वजह से आया वो डिफरेंस? वो आया ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ऐसा ही सेम चार्ट अपने मॉड्यूल के ऊपर इसी जगह पर बना लो, ओके। तो हम क्या कह रहे थे, जब हम प्लानिंग को चेंज करके अपना रिवाइज प्लान बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी रह गई। बट जब रिवाइज प्लान से हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ऑपरेशनल एग्जीक्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कमी रह गई, इसीलिए तो डिफरेंस आ रहा है। तो रिवाइज प्लान एंड प्लान के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? प्लानिंग वेरिएंस। क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंस। मेरे साथ बोलो, प्लानिंग एंड रिवाइज प्लानिंग में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंस। एंड जो रिवाइज्ड प्लानिंग एंड एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशनल वेरिएंस। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल वेरिएंस। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर यू हैव कंप्लीटेड। समझ में आ गया अब आपको? आई नो दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
mark it and move. प्लानिंग वेरिएंस कंपेयर्स अ रिवाइज स्टैंडर्ड टू द ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ठीक है, हमने क्या किया था, ओरिजिनल प्लान से रिवाइज प्लान को कंपेयर किया था। देन ऑपरेशनल वेरिएंस कंपेयर्स द एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट द रिवाइज अमाउंट। हमने फिर क्या किया था, हमने एक्चुअल को रिवाइज्ड प्लानिंग से कंपेयर करके क्या निकाला था, ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ओके, दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड अब देखो, अब ये हमने समझ लिया। ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, टिपिकल बनाने के सारे जो होते नहीं सोर्सेज, वो उसने अप्लाई कर दिए। ये देखो, पता नहीं कैसे ऐसे। अब बच्चा आता है, उसने जैसे ही बुक उठाया, उसने देखा अरे मैंने तो प्लानिंग ऑपरेशन सपोज उसने पढ़ लिया एंड उसको ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन फिर उसने ये पढ़ा, फिर उसने ये पढ़ा, फिर उसने ये डायग्राम देखा। ठीक है, उसके बाद उसने ये नीचे आके वही चीज़ दोबारा फिर पढ़ी। ओके, एंड तब फिर आता है एग्जाम्पल। जब उसने ये एक पेज में एक ही चीज़ घूम घूम के पढ़ी, तो उसको लगने लगा कि नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ वो नहीं है, ये कुछ और है। बस यहीं से टफनेस बढ़ जाती है सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर चैप्टर की। ओके, तो हमने समझ लिया, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। और अब हम उसी अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू ये एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट करके नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, उसके लिए आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल हम करने वाले हैं एंड मार्क इट एज लड्डू एग्जाम्पल। ओके, you know, someone text me and says why you mark too much laddu, and what if my book becomes sweet and मैं अगर बुक लेकर जाऊँ तो उससे रस टपके, सो डोंट मार्क टू मच लड्डू। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, कोई रस वस नहीं टपकने वाला लड्डू से। लड्डू मार्क करो, बुक को, अपने कॉन्सेप्ट को मीठा करो, एंड वहाँ जाके मीठे मीठे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके गेन गुड मार्क्स। ओके, सो व्हाट विल कवर ओवर हेयर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली टेबल उसी फॉर्मेट में दिया है। यहाँ पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स को ex ante कहते हैं एंड रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्सपोज कहते हैं। यू नो दिस थिंग ऑलरेडी बिकॉज यू हैव रेड दिस थिंग इन AFM आई थिंक। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जाने दो। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वेरिएंसेस देखेंगे। ओरिजिनल स्टैंडर्ड एंड रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच का जो वेरिएंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा प्लानिंग वेरिएंस। ओके, देन रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑपरेशनल वेरिएंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वेरिएंस ही हम पहले कवर करते हैं प्लानिंग वेरिएंस, क्योंकि हमने हमारे टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो प्लानिंग आएगा, देन ऑपरेशनल आएगा, तो हम पहले क्या कवर करेंगे, प्लानिंग वेरिएंस। ठीक है, तो पहले प्लानिंग देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबसे पहला वेरिएंस होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग बैठ के मतलब याद करते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। बट ये कुछ ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाता, बेहतर है कि हम फॉर्मूला समझ के ले लें। ठीक है, समझने से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, और फॉर्मूले के फॉर्म में जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। देन व्हाट इज़ दिस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो, प्राइस में दो चीज़ों के प्राइस हैं, हमें पता करना है कि इसके प्राइस में कितना वेरिएंस है। तो हम कैसे पता करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड है, ये बजट है। ठीक है, इन दोनों के प्राइस में कुछ वेरिएंस आ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वेरिएंस क्या है। हम कहेंगे कि इन दोनों के प्राइस को कंपेयर कर लो। जब ये दोनों के प्राइस कंपेयर हो जाएंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। यू गॉट? ओके, सो इनके प्राइस को कंपेयर करेंगे। एक स्टैंडर्ड है एंड
एक स्टैंडर्ड है एंड एक एक्चुअल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कंपेयर किया माइनस एक्चुअल प्राइस कंपेयर किया, ये क्या हो गया, प्राइस का कंपैरिजन, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। बट अगर ये प्राइस हमने वॉल्यूम में लिया है, मतलब कि अगर मेरे पास 1000 यूनिट हैं तो हमने अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम में लिया, मतलब ये अगर 1000 क्वांटिटी का है तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 20,000 हमारा हो गया स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस कितना हो गया 15,000, ठीक है। तो हमारा वेरिएंस कितना आया 5,000 का, ओके। बट अगर यही होगा अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ये मैंने माना है कि 20,000 वैल्यू का गुड्स था तो हमने ये एग्रीगेट पे निकाल लिया। अगर ये प्राइस होगा प्राइस पर यूनिट, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, तब तो हमें इसको पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, हमारी कितनी क्वांटिटी है, ओके, कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है जिस पर हमारा ये प्राइस का वेरिएशन आ रहा है, कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है जिस पर हमारा प्राइस का इतना वेरिएशन आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है जिस पर हमारा प्राइस का ये वेरिएंस आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, अभी मैं टाइम लगा रही हूँ इस पर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको समझ लो। अगर आपने इसको समझ लिया एंड यू आर डन विद दिस, सिर्फ ये 2-4 वेरिएंस समझ लो, आपको पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पड़ गया। बिलीव मी, सिर्फ यही लॉजिक है। मैं आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रही हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्राइस का वेरिएशन चाहिए, प्राइस वेरिएंस, प्राइस का वेरिएशन चाहिए। एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कितना वेरिएशन है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब होता है हमारा टोटल वेरिएंस कितना आ गया, कितनी यूनिट्स हमने सेल की और उस यूनिट्स पर हमारा टोटल वेरिएंस कितना आया है। दिस इज ऑल अबाउट प्राइस वेरिएंस, okay. Then we will see the usage variance. The concept is exactly same for that too. अगर हम यूसेज वेरिएंस निकालेंगे तो यूसेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे, यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, वेट आई थिंक कि स्क्रीन कट जाएगी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम प्राइस वेरिएंस को समझते हैं। तो प्राइस वेरिएंस हमारा कितना आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ऊपर देखो क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है। फैक्टर एक्स के बाद जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला कॉलम है उसमें 4500 यूनिट इंटू 2 kg इंटू 12.5 है, यस। तो वहाँ का हम 12.5 लेंगे जो कि हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, ओके, ₹12.5 पर यूनिट। देन उसके नेक्स्ट कॉलम में एक्सपोज के नीचे देखो 11.5 लिखा है, यस। तो माइनस 11.5, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल प्राइस। ये और इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 12.5 माइनस 11.5, ₹1। एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने एक्चुअली में सेल की है, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, यस यस, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है 4500 kg। देखो रिवाइज स्टैंडर्ड के नीचे लिखा है, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड के नीचे क्या लिखा है 4500 यूनिट्स इंटू 2.25 kg, कितना होता है 10,125 kg, ओके। तो 10,125 kg, इट बिकम्स द टोटल kgs सोल्ड, ओके, एज पर प्लानिंग। अभी प्लानिंग फेज में अभी हम ऑपरेशनल फेज में नहीं गए, ओके। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए एंड इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 इंटू 10125, कितना आया 10125। 10,125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ओके। देन यू नो अगर ये आंसर निगेटिव में आता, ठीक है, अगर माइनस में आता तो हम कहते हैं, हम उसमें निगेटिव का साइन नहीं लगाते, हम कहते हैं ये आंसर एडवर्स है। क्या कहते हैं एडवर्स, उसके आगे ये लिख देते हैं। बट ये हमारा आंसर निगेटिव नहीं आया, ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ, मीन्स इट इज़ फेवरेबल, इट इज़ फेवरेबल, ओके। सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी बिकम्स 10125 फेवरेबल। मैं फिर से कह रही हूँ, फॉर्मूला अगर याद करना चाहो तो कर लो, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, फॉर्मूला ना याद करोगे तो चलेगा,
क्योंकि वहाँ पर अगर आपको पता है कि हमें प्राइस वेरिएंस निकालना, मतलब प्राइस का डिफरेंस निकालना है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई करके टोटल जितना भी वेरिएंस है वो आप निकाल लोगे। वहाँ पर प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, आपको पता है ना, 1 मिनट पहले भी जाने नहीं दिया जाएगा, आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पर ही निकलना है, क्योंकि वहाँ पर ना सेव होने का ऑप्शन नहीं आता, सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता टेस्ट में। सबमिट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है जब आप पूरा टेस्ट कर चुके होते हो, देन इट विल ऑटोमेटिकली पॉपअप देयर, ओके, एंड देन यू हैव टू सबमिट, एंड देन आपका स्कोर कार्ड वहीं पर शो हो जाता है। सो आफ्टर दैट व्हाट विल कवर यूसेज वेरिएंस। सो लेट इट, यस, यूसेज वेरिएंस अगेन एक स्टैंडर्ड है, एक बजट है, ठीक है। हमने इसको कंपेयर किया तो हमारा कुछ वेरिएंस आया, वो वेरिएंस क्या होगा, वो वेरिएंस आया यूसेज का। वो वेरिएंस किसका आया, वो वेरिएंस आया यूसेज का। हमने मटेरियल को यूज़ करते हैं ना हम अपनी प्रोसेसिंग करने में, प्रोडक्शन करने में, तो हमने जब मटेरियल को यूज़ किया अपने प्रोडक्शन करने में, तो हमने यूसेज में वेरिएंस लिया है। हमने स्टैंडर्ड तय किया था कि हम 10 kg यूज़ करेंगे, 10 kg यूज़ करेंगे, बट हमने 12 kg यूज़ कर लिया, या हमने 9 kg यूज़ कर लिया। तो ये वेरिएशन आ गया ना हमारे स्टैंडर्ड से हमारे रिवाइज प्लान के अंदर। इसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज में जो वेरिएंस आया उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखो जो सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो हमारे यूसेज वेरिएंस कितना आएगा। अच्छा, मैं पहले आपको इसके लॉजिक बताती हूँ। लॉजिक बिल्कुल सेम है, जैसे मटेरियल का, जैसे प्राइस का था वैसे ही यूसेज का भी है, ओके। क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितनी हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड की थी कि हम यूज़ करेंगे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है जो हमने यूज़ की है एक्चुअली, इनटू क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस। कितना स्टैंडर्ड प्राइस हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हम यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, ओके। वहाँ पर हमने क्या किया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे। बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। स्टैंडर्ड प्राइस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर फिर एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस का डबल इफेक्ट आ जाएगा। एक तो हमने वहाँ पर एक्चुअल यूज़ कर ही लिया एक्चुअल क्वांटिटी, फिर हम यहाँ एक्चुअल यूज़ कर लेंगे तो 2 बार वेरिएंस चढ़ जाएगा, डबल इफेक्ट, ओके। इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप अपना वो देखो इसी PDF में ऊपर जहाँ पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड लिखा है उसके नीचे एग्जांटे के नीचे 4500 यूनिट इंटू 2 kg लिखा है, यस, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड एक्सपोज्ड वाले कॉलम में देखो 4500 इंटू 2.25 kg लिखा है, यस, 2.25 kg मीन्स 10125 kgs and it becomes multiplied by स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था अपना 12.5, ओके। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, आफ्टर यू सॉल्व दिस इक्वेशन इट बिकम्स 14062.5 एंड यू नोटेड वन थिंग, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम है बट एक्चुअल ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इट बिकम्स एडवर्स, व्हाट इट बिकम्स एडवर्स। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, एडवर्स ए, मतलब इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर माई कंपनी, फॉर माई परफॉर्मेंस, दैट्स वाई इट इज़ एडवर्स, इट इज़ एडवर्स टू माई परफॉर्मेंस, ओके। सो इट बिकम्स प्लानिंग वेरिएंस। एंड जब हम प्लानिंग वेरिएंस एंड टोटल प्राइस वेरिएंस को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्राइस वेरिएंस को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल वेरिएंस। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू कंसिडर, एडवर्स और फेवरेबल को हम ऐड करेंगे तो एडवर्स से, अगर एडवर्स ज़्यादा है तो एडवर्स वेरिएंस आएगा एंड फेवरेबल ज़्यादा है तो फेवरेबल आएगा, बट वो माइनस हो जाएगा, ओके। माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यूसेज एंड प्राइस में जो भी एडवर्स इफेक्ट आएगा उसको हम टोटल वेरिएंस काउंट कर लेंगे। सो हियर
एडवर्स ज़्यादा है, फेवरेबल कम है, तो हमारा एडवर्स वेरिएंस टोटल कितना आ गया 3739.5। यू गॉट इट ना। एग्जैक्टली सेम हम ऑपरेशनल वेरिएंस लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको बता रही थी, ठीक है। ओरिजिनल, स्टैंडर्ड, एग्जांटे एंड रिवाइज स्टैंडर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इसका कंपैरिजन। पहले हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया था, ओके। अब हम ये दोनों कंपेयर करेंगे। चलो, ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑपरेशनल वेरिएंस कैसे आता है, यूसेज पहले मटेरियल से, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस कितना है, प्राइस है 11.3 जो हमने सेट किया है, बट हमने कंज्यूम कितना किया है 13 रुपीज़ में हमने एक्चुअल कंजम्पशन की है, ओके। तो 11.5 माइनस 13 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 8750। अब एक्चुअल वाली क्वांटिटी के नीचे 4500 यूनिट के नीचे देखो लिखा हुआ है 8750 kg, ओके। देखो क्वेश्चन हमेशा अपने सामने खुला रखा करो, ओके। मैं बताती जाती हूँ। यहाँ पर क्या आया, एडवर्स इफेक्ट क्या आया 13125 एडवर्स, कितना आया 13125 एडवर्स। तो टोटल वेरिएंस कितना आ गया 15812.5 वेट टोटल वेरिएंस नहीं अभी आएगा, अभी अब तो हम यूसेज करेंगे। यूसेज में हमारा कितना आया 10125 kg, जो कि हमारा एक्चुअल था, जो कि हमारा प्लान्ड था, रिवाइज्ड प्लानिंग। एंड हमने एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया, हमने 8750 एक्चुअल में कंज्यूम किया। हमारे स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 11.5, ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस, ओके। यू गॉट इट ना, ये स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिल गया। तो ये हमने यूसेज में लिया। एंड उसके बाद हमारा कितना वेरिएंस आ गया 15812.5 फेवरेबल आ गया। तो फेवरेबल एडवर्स, अगेन हमने फेवरेबल ज़्यादा है, एडवर्स कम है, तो हमारा क्या आ गया फेवरेबल, ओके। प्लस माइनस माइनस, बट क्या होगा प्लस, क्योंकि प्लस ज़्यादा बड़ा है, ओके। देन इट बिकम्स फेवरेबल, गॉट इट। ये हो गया ऑपरेशनल वेरिएंस। सिमिलरली द ट्रेडिशनल वेरिएंस। अब ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या कहता है, कहता है मुझे नहीं पता कि प्लानिंग ऑपरेशनल क्या कर रहे हैं। क्या कहता है, मुझे नहीं पता प्लानिंग और ऑपरेशनल क्या कर रहे हैं, मुझे तो इतना मालूम है कि ओरिजिनल इतना है एंड एक्चुअल इतना है, ठीक है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा ट्रेडिशनल वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा ट्रेडिशनल वेरिएंस, देखो यहाँ पर 4500 it is creating problem today I think 4500 into 2, let me take something else, ये तो सब ग्रीन हो रहा है। 4500 into 2 kg becomes 9000 kg, so here it is 9000, okay। पहले हम यूसेज वेरिएंस कर रहे हैं इसमें। देन 4500 into 2.25 कितना आया, नो सॉरी, हम तो इसको कंपेयर करेंगे ना, तो 8750 देन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 1 to 12.50, इट बिकम्स फेवरेबल 3125। देन प्राइस वेरिएंस क्या लेते हैं, प्राइस वेरिएंस लेते हैं 12.50 ये वाला वेरिएंस, देन 13 ये वाला वेरिएंस माइनस 13 इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी 8750, इट बिकम्स 4375 एडवर्स वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस बिकम्स द फेवरेबल माइनस एडवर्स। तो यहाँ पर एडवर्स ज़्यादा है तो एडवर्स आ गया 1250, ओके। इट बिकम्स द टोटल वेरिएंस। अब देखो ये 1250 को क्रॉस टैली करूँ मैं, करो। ये जो आपका वेरिएंस आया है, एक मिनट और छोटा कर दूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेरिएंस आया है 3937.5 एंड 2687.5, ये एडवर्स वेरिएंस एंड ये फेवरेबल वेरिएंस क्या बन जाएगा, ये एडवर्स बन जाएगा। एडवर्स कितना 1250 एडवर्स, इसको माइनस करो 3937.5 माइनस 2687.5, इट बिकम्स 1250 एडवर्स। क्या बन जाएगा 1250 एडवर्स। तो ये क्या आ गया ट्रेडिशनल वेरिएंस। देखो ये टोटली तो होगा, इसका ऑपरेशनल प्लानिंग उसके 2 पार्ट्स हैं एंड ट्रेडिशनल इज द होल कंप्लीट वेरिएंस, इट बिकम्स द ट्रेडिशनल वेरिएंस। मैंने इस पर इसलिए इतना टाइम दिया, ये क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, बट मैंने इसलिए इसमें टाइम दिया क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा
इस तरह का कोई आपको डेटा दे दिया जाएगा एंड द क्वेश्चन विल बी कैलकुलेट प्लानिंग वेरिएंस, कैलकुलेट ऑपरेशनल वेरिएंस एंड दस तीसरा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन की आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपसे कोई भी सम बनेगा। ओके, सो इस तरह की आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या किया इंस्टीट्यूट ने, फिर उसकी लेवल ऑफ टफनेस बढ़ाने के लिए देखो फार्मूला करके ऐसे दे दिया, बट मैंने आपको जो समझाया है आप उसी तरह से उसको सोचना, ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो ट्रेडिशनल वेरिएंस बताया, उसके 2 फार्मूले और ये 3 फार्मूले दे दिए। देन इन्होंने फिर प्लानिंग बताया एंड ऑपरेशनल एंड उसके 2 फार्मूले दे दिए। तो एक स्टूडेंट के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पर भी सेम अप्रोच, क्या पूछ रहा है, इलस्ट्रेशन 1 में ट्रेडिशनल वेरिएंस बताना है एंड अप्रोच विद डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। ओके, बट यहाँ पे आपको एडिशनल क्या दे दिया है, पहले जो एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ मटेरियल था, हमने मटेरियल का प्राइस निकाला, मटेरियल का यूसेज निकाला, बट इस क्वेश्चन में क्या है, लेबर भी आ गया। तो हमें लेबर का भी मटेरियल जो लेबर का प्राइस वेरिएंस होता है हम उसको कहते हैं रेट वेरिएंस, क्योंकि लेबर को वेज रेट पे किया जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं रेट वेरिएंस। दूसरी चीज़ होती है लेबर की एफिशिएंसी, लेबर कितनी एफिशिएंटली, लेबर को हम यूज़ करते हैं तो वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी जो यूसेज वेरिएंस होता है उसको लेबर में कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है, कुछ अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्राइस में बताया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको लगाना है रेट एंड एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। एंड यू आर सॉर्टेड। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्योंकि ये ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। देन कैलकुलेट द वेरिएंसेस फॉर एक्स, ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस एंड एन अप्रोच विच डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ओके, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस क्या होता है, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस यहाँ पर क्या किया, यस द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हेयर। ओके, यहाँ पर ये मटेरियल का नहीं है, इन्होंने मटेरियल का पूछा ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि लेबर का बताओ, ठीक है। तो ये यूनिट्स इंटू आर्स दिए हैं, मैंने सोचा ये प्राइस दिया है बट ये आर्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ लेबर वेरिएंस पूछ रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वेरिएंस एंड ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंस। ओके, so the question is 20% increase in standard labor efficiency now possible to produce 10 unit instead of 8 unit using 8 hours of labor giving a revised standard labor requirement of 0.8 per unit, ठीक है। अभी ओरिजिनल डेटा क्या है, 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर यूनिट में हम 1 घंटा लेंगे एंड 10 रुपीज़ पर आवर लेबर का रेट है, तो हमें टोटल कितनी कॉस्ट आएगी लेबर की, 11,000। देन रिवाइज स्टैंडर्ड क्या कहता है कि नहीं हम 1100 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं बट हमारी जो 0.8 पर आवर हमारी एफिशिएंसी होगी एंड 10 रुपीज़ पर हम पेमेंट करेंगे, तो 8,800 लगना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, हमने 1,200 लिया एंड 8.5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने पे किया। ओके, अब 1,200 यूनिट डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे टोटल आवर्स, हमने कितने आवर्स पर यूनिट लिए। ओके, दिस इज द 0.8, ये इससे आएगा एक्चुअल का, ठीक है। अभी हम आगे करते हैं इसको। देन इट बिकम्स एक्चुअल वेरिएंस, 10,200 की टोटल एक्चुअल कॉस्ट लगी, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है, ट्रेडिशनल वेरिएंस हम बाद में करेंगे, पहले हम प्लानिंग करते हैं देन ऑपरेशनल करते हैं। ओके, तो प्लानिंग फेज में क्या होगा, प्लानिंग में हम ओरिजिनल एंड रिवाइज का डिफरेंस लेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस 1100 इंटू 1 एंड 1100 इंटू 0.8 कितना आया, 1100 इंटू 1 मतलब 1100 आवर्स एंड 1100 इंटू 0.8 मतलब 880 घंटे, 880 आवर्स इंटू 10 रुपीज़ का तो स्टैंडर्ड रेट हैगा,
ठीक है, तो हमारे ये फेवरेबल आ गया 2200 फेवरेबल। ये कौन सा था, जैसे हमने यूसेज किया था वैसे ही ये एफिशिएंसी है, एग्जैक्टली सेम। देन रेट, रेट में तो कोई डिफरेंस था नहीं था, रेट अभी भी यही है, रेट बाद में भी यही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है सेम रेट पर। तो क्या रेट का कोई वेरिएंस आएगा, नहीं, रेट का नील वेरिएंस है, तो टोटल वेरिएंस 2200 फेवरेबल हो गया और प्लानिंग फेज में। देन ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल पे क्या कहते हैं, हम 880 आवर्स ले रहे हैं। कैसे 880, वही 1100 इंटू 8.8 सॉरी 0.88 per hour, it becomes 880. 880 hours minus 1200 hours becomes how much? 1200 hours minus 880 hours becomes how much? Into 320 into 10, it becomes 3200 adverse. How much it becomes? It becomes 3200 adverse, क्योंकि 880 माइनस 1200 कितना होगा, माइनस 320, एंड इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3200 एडवर्स। ओके, 3200 एडवर्स। देन रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, अब देखो यहाँ पर रेट में वेरिएशन है। हमने प्लान कितना किया था कि हम 10 पर देंगे, बट एक्चुअल में हम दे क्या रहे हैं 8.5। सो इट्स गुड ना कि हम कम रेट दे रहे हैं, तो इट बिकम्स अ फेवरेबल वेरिएंस। 10 माइनस 8.5 इक्वल टू 1200 आवर्स बिकम्स 1800 फेवरेबल। कितना आएगा, 1800 फेवरेबल, इट बिकम्स 1400। 3200 एडवर्स, 1800 फेवरेबल, इट बिकम्स 1400 एडवर्स। ओके, एग्जैक्टली सेम हम ट्रेडिशनल वेरिएंस में करेंगे। ट्रेडिशनल वेरिएंस में क्या होगा, रेट का फ़र्क ये आएगा एंड यूनिट का फ़र्क 1100 एंड 1200 आवर्स का रेट का डिफरेंस आ जाएगा। देखो रेट 10 एंड 8.5 इंटू 1200 जो कि हमारे एक्चुअल आवर्स हैं, देन 1100 माइनस 1200 इंटू ₹10, इट बिकम्स अवर प्लान एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब कि यूसेज वाला जो पार्ट था मटेरियल में, लेबर में, उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ सो दैट आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, याद ही हो जाएगा। तो टोटल वेरिएंस यहाँ कितना आया, टोटल वेरिएंस becomes 1000 adverse and 1800 favorable, means 800 favorable, because यहाँ पर 1000 adverse कम है and 1800 favorable ज़्यादा है। and same goes with it to 1400 adverse and 2200 favorable। तो टोटल कितना होगा, 2200 माइनस 1400 मीन्स कि 800 favorable। Okay, I hope you got this point. Then the comment, what it is saying, it is saying कि separation into planning and variance shows a large problem in the area of labor efficiency। क्योंकि देखो labor efficiency, planning operation variance को हमने अगर हम देखें तो हमारे total variance इतना ही है, बट planning operational phase में हमने इसको break करके हमें पता चला कि हमारा planning तो favorable है, planning में कोई flaw नहीं है, बट हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की कम होने की वजह से 1400 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी लेबर की एफिशिएंसी की तरफ ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा एंड लेबर एफिशिएंसी को प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन दिस पैराग्राफ। ओके, अब देखो फिर वही तीन तीन करके फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने दिए, देखिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले। एंड उसके बाद बोला है कि वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो उसमें होता क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एंड हम उन एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्ड एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है उससे। ठीक है, तो ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, अरे बहुत आसान है एंड इसको लड्डू भी मार्क कर लो, बिकॉज देर आर ट्रेमेंडस चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन अपियर हो जाए एग्जाम में। द रीज़न इज सिंपल कि द क्वेश्चन इज शॉर्ट एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू अपियर इन योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। व्हाट इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बजट, yes it is budget, then actual,
overhead is 4000, then actual is 3900, then output is 2000 and actual is 2100, then customer deliveries. ओके ठीक है, बजटेड में मैंने सोचा था कि मैं 20 डिलीवरी करूँगा, बट एक्चुअल मैंने 19 डिलीवरी करी. ओके, कितनी व्हीकल से हमने डिलीवर किया है. आउटपुट 2000 यूनिट्स एंड एक्चुअल में हमारा आउटपुट 2100 यूनिट्स आएगा. ओके, देन वी कम टू एफिशिएंसी वेरिएंस. देखो ये है ओवरहेड का, ये किसका है. पहले हमने किसका पढ़ा था, जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल था हमारा मटेरियल का. मटेरियल में हमने दो वेरिएंस पढ़े थे. मटेरियल में हमने दो वेरिएंस कौन कौन से पढ़े थे. मटेरियल में हमने पढ़े थे एक तो प्राइस वेरिएंस, एक था यूसेज वेरिएंस. ओके, देन आती है लेबर. लेबर में हमने कौन से पढ़े थे, एक रेट वेरिएंस, एक था एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यही तो तीन हेड होते हैं. ओवरहेड में हमारे कितने वेरिएंस आएंगे, दो वेरिएंस. एक आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ये भी एग्जैक्टली सेम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट ने तो बहुत टिपिकल करके आंसर दिया, बट हम इसको ईजिली समझते हैं. ठीक है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने दिया है. पहले हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस समझते हैं. ओके, एक्सपेंडिचर मतलब कि हमारे एक्सपेंसेस में कितना वेरिएशन आ गया. तो लेट अस लुक इनटू दिस. ओवरहेड 4000 इनकर होने थे, बट हमने कितने इनकर कर दिए, 3900. कितने कम हमने इनकर किए हैं, कितने कम इनकर किए, कितना कम एक्सपेंसेस किए हमने ओवरहेड को लेकर. ओवरहेड को लेकर हमने कितना कम एक्सपेंसेस किया है, हमने किया है 100 रुपीज़ से कम. बस यही देखो 100 रुपीज़. अब कितना एफिशिएंटली हमने ओवरहेड को यूज़ किया है, तो हमने ओवरहेड को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया है, 2100 यूनिट के लिए, वेट 2100 यूनिट के लिए, ये एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हमने कितना डिलीवरी करनी चाहिए. तो 2100 यूनिट के लिए हमको कितनी डिलीवरी करनी चाहिए, हमको 20 करनी चाहिए, बट हमने एक्चुअल में कितनी की है, 19. ओके, एंड वो भी 20 डिलीवरीज हमको कब करनी चाहिए, जब 2000 यूनिट्स हो. ओके, देन इट बिकम्स 400 फेवरेबल. नहीं समझ में आया, फिर से देखो. 20 डिलीवरी हम करेंगे 2000 यूनिट के ऊपर. ओके, 20 डिलीवरी करेंगे 2000 यूनिट के ऊपर. अगर 2100 यूनिट आएंगी तो हमें कितनी डिलीवरी करनी पड़ेगी, यूनिटरी मेथड. ओके, हमें कितनी डिलीवरी करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी 21 डिलीवरी. भाई अगर 2000 यूनिट को डिलीवर करने के लिए हमको 20 डिलीवरी करनी पड़ेगी, मीन्स हमारी 2000 वेट 20 डिवाइडेड बाय 2000. ओके, तो इट बिकम्स कि हम 100 यूनिट डिलीवर कर रहे हैं एक बार में. ओके, देन 2100 यूनिट डिलीवर करने के लिए हमको कितनी बार जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा 21 टाइम्स, 21 डिलीवरीज करनी पड़ेगी. बट हमने एक्चुअली में कितनी डिलीवरी करी है, हमने एक्चुअली में 19 डिलीवरी करी है. 21 माइनस 19 कितना हुआ, 2. और हमारा वेरिएशन कितने का आ रहा है, वेरिएशन कितने का आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है 200 यूनिट का. ओके, कितना वेरिएशन आ रहा है, 200 यूनिट का. तो क्या हो गया, 4000 यूनिट्स. ओके, 4000 नहीं होगा, 400 होगा, 400 फेवरेबल, क्योंकि 21 डिलीवरीज हमें करनी थी, लेकिन हमने कॉस्ट इफेक्टिव बन गया, कॉस्ट सेविंग करके 19 डिलीवरी ही करी है. ओके, इट बिकम्स 400 फेवरेबल, 400 फेवरेबल. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस में कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ अंडरटेकिंग एक्टिविटीज लेस देन और मोर देन स्टैंडर्ड, देन कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ पेइंग लेस देन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी. दिस इज व्हाट इज नोन एज एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. कोई इतना टफ नहीं है, एक बार बैठ के इसको समझ लेना, हो जाएगा. ओके, देन लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व तो हर एक क्वेश्चन में आ जाता है, हर एक चैप्टर में आ जाता है क्वेश्चन बन के. देखो ये थोड़े क्वेश्चन लर्निंग कर्व के बड़े बड़े होते हैं. ठीक है,
तो मे बी इट मे कम और मे नॉट बिकम, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि लर्निंग कर्व पे वो कोई भी एस्पेक्ट को पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको 20 यूनिट्स के बाद में या 200 यूनिट्स के बाद में लर्निंग स्टॉप हो गई है तो 200 यूनिट तक की कॉस्ट बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का बनाकर पूछ सकते हैं। अब आप लोग लर्निंग कर्व समझते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर्स में बताया है। ओके, 2 चैप्टर्स में तो हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। यस, तो इसके लिए ये पूरा इलस्ट्रेशन है, बहुत ईजी सा है, हम इसको समझ लेते हैं। आउटपुट बजट हमने किया था 30 यूनिट एंड एक्चुअल 25 यूनिट। डायरेक्ट लेबर आवर्स इज 180.74 आवर्स एंड 118.08 आवर्स। देन द लेबर कॉस्ट, ये पूरी लेबर कॉस्ट हो गई। ओके, देन द रेट ऑफ लर्निंग शुड बी 80% एंड द लर्निंग, अगर हम 80% अगर हम काम करेंगे तो हम 80% की रेट से लर्न करेंगे। ओके, एंड लर्निंग 15 यूनिट्स के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम पहले जैसे हम निकालते 15th यूनिट तक की टोटल लर्निंग होगी, देन 14 यूनिट की, देन 1 एक्स्ट्रा यूनिट की, और जो ये एक्स्ट्रा यूनिट आएगी उससे हम कितनी एक्चुअल क्वांटिटी 25 है तो उससे हम नेक्स्ट 10 यूनिट्स की और लर्निंग निकाल के ऐसे कर देंगे। यस, तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। ओरिजिनल बजटेड फिगर बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि लेबर 80% के रेट से लर्न कर रहा है और लर्निंग 20% के रेट 20 यूनिट्स के बाद सीज होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, 20 यूनिट के बाद में, एंड टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज 10। पहली यूनिट बनाने में हमें 10 घंटे लगे थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कितने भी घंटे ले लो, हम तो यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 80% लर्निंग, देखो 80% और 90% दोनों का कोफिशिएंट दिया होगा। आपको कभी भी एग्जामिनेशन में ये लर्न नहीं करके जाना है। ओके, ये या तो क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई जेड स्कोर टेबल नहीं, ये जेड स्कोर टेबल से ही डिटर्मिन होता है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इट बिकम्स एन इनवैलिड क्वेश्चन। ओके, देन इट बिकम्स लर्निंग कर्व। कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? ओरिजिनल स्टैंडर्ड कहता है कि 90% पर, एंड एक्चुअल में बोल रहा है कि 80% पर ख़त्म करते हैं। कोई बात नहीं, लर्निंग कर्व इज 80% एंड फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें 10 यूनिट्स लग रही हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें कितनी यूनिट्स लग रही हैं? फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें 10 यूनिट्स लग रही हैं। y इक्वल टू ax की पावर b। ओके, फर्स्ट यूनिट बनाने में हमको 10 आवर्स लग रहे हैं, उसके बाद 15 यूनिट्स के बाद में हमारी लर्निंग ख़त्म हो जाएगी, एंड देन कोफिशिएंट कितना होगा 80% पर? 0.322। इसको लॉग की हेल्प से हम अगर ये सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेके, log 10 एंड log 15। ओके, यहाँ पर लॉग लिया है। आई होप कि आपको लॉग सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब सीए फाइनल लेवल पे लॉग तो सॉल्व करना आता ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग लेकर हमने इसको सॉल्व किया तो 0.6213 हो गया। अब 0.6213 का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। यस, ये रहा। एंटी लॉग कितना होगा? 4.121। ठीक है, 4.121 हमारा आंसर हो गया। ये देखो 4.121। अब अगर ये हमारे 15th यूनिट के लिए है तो 15 यूनिट के क्यूमुलेटिव आवर्स कितने होंगे? 62.72, क्योंकि हम इसको 15 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, टोटल आवर्स इतने आगे। देन हम सेम 14th यूनिट के लिए भी निकाल लेंगे, तभी तो हमारे जो एडिशनल 1 आवर का होगा, 1 यूनिट का होगा, तभी तो हमारा फिगर निकलेगा। तो 14th यूनिट के लिए हमने निकाल लिया 14th का लॉग लेकर, एंड हमारा 0.63096। अब यहाँ से एंटी लॉग देखा 0.63096, 4.275। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4.275। सब कुछ आपको एग्जाम में दिया होगा, एंटी लॉग लॉग सबका फिगर आपको दिया होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ओके, सो इट बिकम्स 4.275 इंटू 14 आवर्स, इट बिकम्स 59.85 आवर्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पहले फिगर आया था 15th यूनिट की कॉस्ट माइनस 14th यूनिट की हमारी जो आवर्स लग रहे हैं,
इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, इंटू 10 रुपीज़ पर यूनिट. ओके, इंटू 10 रुपीज़ per unit. What it becomes, no, it's not 10 rupees per unit, it's 10 units. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एडिशनल 10 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 15th यूनिट की हमारे पास कॉस्ट है और हमें जाना है, हमें 25 यूनिट की कॉस्ट निकालनी, तो हमें एडिशनल 10 यूनिट्स की कॉस्ट निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 10 यूनिट किया है. ठीक है, तो इट बिकम्स 91.42 आवर्स. 91.42 आवर्स. यहाँ पर इन्होंने ढेर सारे वर्किंग नोट्स बनाए हैं. एंड यहाँ पर हम आते हैं, हमारी ये निकल आया टोटल कॉस्ट, टोटल टाइम. बस अब हम इनका फिगर दे देंगे. आउटपुट कितना है, 30 यूनिट्स एक्चुअल ये है, देन डायरेक्ट लेबर आवर्स ये है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पर हमें कहीं देखो रेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो रेट कैसे आएगा, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स बिकम्स योर, यस, बिकम्स योर रेट. तो यहाँ पर इन्होंने रेट निकाल लिया, जितने लेबर आवर्स थे डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, देन एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स बिकम्स द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेट. देन वेरिएंसेस, एक्चुअल आवर्स इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल. ये मैंने आपको बताया था ना कि स्टैंडर्ड रेट होता है एक स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. I told you ना, it is actually the same. So now it becomes 1771 with 1771.20 का एडवर्स वेरिएंस आया. एंड एफिशिएंसी वेरिएंस हमने निकाल लिया, सेम लॉजिक से जो मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, तो 17.595.60 एडवर्स. ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ये जो थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस है, मैं चाहूँगी कि आप अपने हाथ से लगा कर करो. ठीक है, एक बार अगर लगा के कर लिया, सिर्फ जितने क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतने क्वेश्चन, उसके अलावा एक क्वेश्चन एडिशनल मत करना. ठीक है, इतने कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व हो गया. और अभी तक के जो रिव्यूज़ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. ओके, नॉमिनल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में. बट इतना आपने करके जाना है कि अगर बाई चांस आपके में आ गया तो आपने घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करना है. इन्होंने एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दे दी कि एक्चुअल हमारा कॉस्ट ये लगा था, उसमें हमारा ये एडवर्स आ गया, ये फेवरेबल, दोनों ही एडवर्स हैं. यस, 171.20 175.60 ये दोनों एडवर्स वेरिएंस. एक्चुअल कॉस्ट माइनस लेबर रेट वेरिएंस, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बिकम द बजटेड लेबर कॉस्ट. ओके, बिकम्स द बजटेड लेबर कॉस्ट. ओके, हियर इट इज गिवन दैट बजटेड लेबर कॉस्ट जो होगी, एक तो अगर आप देखो एक्चुअल कॉस्ट से, आई थिंक ये स्क्रीन कट रही होगी, आप पूरी आ रही होगी. यस, एक्चुअल कॉस्ट से जब आप इसको रिड्यूस करोगे, एक्चुअल कॉस्ट से जब आपने सारे वेरिएंस लेस कर दिए तो आपका ये बजटेड लेबर कॉस्ट खुद ब खुद आ जाएगा. बट आप अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे, अगर एग्जाम में बैठे हो और आपके पास टाइम है, आप सोचो कि नहीं मेरा आंसर सही है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा इस तरह से. दिस इज़ द सीक्रेट रेसिपी. ओके, तो गेटिंग योर आंसर वेरीफाइड. स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आर हमें कितने लग रहे हैं, लुक एट हियर, इट इज़ 91.42 आवर्स. कितने लग रहे हैं, 91.42 आवर्स. एंड हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है 660 पर आवर. कितना है स्टैंडर्ड रेट, 660 पर आवर. ओके, एंड हमारे आवर्स कितने हैं, 180.74. नो नीड एट ऑल. 91.42 आवर्स हमारे स्टैंडर्ड आवर हैं इंटू 660 पर आवर. 660 पर आवर क्या हुआ, 660 पर आवर बिकम्स योर रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट. 60,337.20 बिकम्स योर रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट. तो ये मैच हो गई ना इससे. जस्ट लुक एट हियर, इट इज सेम. ओके, इट्स सेम फॉर दीज टू.
देन रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस। अब देखो जो हमारा टफ पार्ट था वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप कहोगे अरे अभी तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हुआ है, तो मैं कह रही हूँ नहीं, हमारा जितना भी पार्ट था, जो भी टफ था, जो भी ईजी था, टफ तो नहीं था, ईजी ही था, बस आपने इतना ही लिख के करना है। बाकी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, वेरिएंस एनालिसिस के लिए कौन कौन सी कॉस्ट है जो रेलेवेंट रहेंगी उसको कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था रिलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल लेबर, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो इंस्टीट्यूट ने भी इतना छोटा सा पैराग्राफ देकर छोड़ दिया, इफ़ यू वांट यू मे रीड इट ओवर हेयर, अदरवाइज लेट इट बी। देन वेरिएंस एनालिसिस, ये देखो सब में बस इंस्टीट्यूट ने पैराग्राफ देकर छोड़ दिया। थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम वेरिएंस एनालिसिस क्या करते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या होती है जिसमें हम सिर्फ मटीरियल को वेरिएबल मानते हैं, अदरवाइज सबको फिक्स्ड मानते हैं, वही होती है थ्रूपुट अकाउंटिंग। येस यू रिमेंबर इट। सो वेरिएंस एनालिसिस उसमें कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी के कर रहे हैं, बस ये पता वेरिएंस मतलब कि डिफरेंस कितना है हमारे एक्चुअल एंड बजटेड में। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ये सिर्फ डिफरेंट हेड है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बोला है कि सिर्फ हम वो कॉस्ट लेते हैं जो वेरिएबल होती हैं, ठीक है, हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, बस हमको जो बताओ हम वो कॉस्ट ले लेंगे। बस हमें तो क्या करना है, हमें तो स्टैंडर्ड और बजट को कंपेयर करना है। एंड वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको कि प्लीज़ डोंट गो थ्रू द फार्मूलाज, प्लीज़ डोंट गो थ्रू द फार्मूलाज, ओके। बस मैंने आपको जितना लेबर और मटेरियल का फार्मूला बताया है, ओवरहेड का बताया है, बस आप उसको देख लो एंड यू आर सॉर्टेड। बाकी कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बाकी आगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, बस आप उतना और समझ के ले लो एंड यू आर डन विद द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन रिकन्सिलिएशन। और रिकन्सिलिएशन प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि एक स्टैंडर्ड होता है एंड एक बजट होता है, उसके बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, और इस जो डिफरेंस को एनालाइज करते हैं इसको कहते हैं वेरिएंस, ओके, वेरिएंस। अब जब स्टैंडर्ड और वेरिएंस को, मतलब ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारा वेरिएंस कहाँ आ रहा है, उसी प्रोसेस को कहते हैं रिकन्सिलिएशन। मैंने आपको बताया था नहीं कि बिल्कुल बीआरएस की तरह होता है। यस, देखो अगर आपके बोर्ड में बीआरएस नहीं था तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो बीआरएस उसको कहते हैं जो बैंक बुक एंड चेक बुक, जो बैंक बुक एंड कैश बुक को रिकन्साइल करने का काम करता है, उसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। बिल्कुल ये उसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम जो भी ये एनालाइज करते हैं, जो ये सारे वेरिएंस एनालाइज करते हैं, बस उसको ही हम लिख देते हैं कि हमारी ये मीन्स 2 to 5 वेरिएंसेस आए एंड वी आर डन विद द रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर वेरिएंस एनालिसिस। ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें, इसको छोड़ देना, अभी फ़ौरन छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर कोई एडवर्स वेरिएंस है तो एडवर्स वेरिएंस होता है, हम क्या करते हैं, एडवर्स को लेस करते हैं, क्योंकि एडवर्स ना हमारी कॉस्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट लेकर आ रहा है, तो एडवर्स को हम लेस करेंगे एंड जो फेवरेबल होगा उसको हम ऐड करेंगे। सिर्फ इतना सा करना है, ओके। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये है रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। बट दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसमें देखो कितना डेटा चाहिए, इतना सारा डेटा चाहिए। आर यू एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं आ सकता। सिमिलरली मुझे भी लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट फिर भी हम सेफर साइड रहेंगे। मैं आपको पूरी इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि इसमें कैसे कैसे प्रोसीजर इसका क्या है सॉल्व करने का, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको लगे कि आपने सॉल्व करना है तो आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि इसको किया किस मेथड से सॉल्व है, सो दैट रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का आपको प्रोसीजर पता हो, ओके। प्रोसीजरल पार्ट होगा तो वहाँ पर तो आपके पास टाइम है, आप तो कर ही लोगे, ठीक है ना। टाइम सबसे कीमती चीज़ है और वो ICAI ने हमको भर कर दे दिया है इस सेट बी के पेपर में एक्चुअली। तो विल जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। यस, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने
अब बजट किया था कि 500 पेयर्स ऑफ शूज़ 350 पर पेयर पे बनाएंगे एंड बजटेड रेट, ये सब ये क्वेश्चन ने दिया. ओके, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डेटा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसीजर. तो कितने पेयर्स हमने सोल्ड किए हैं एंड कुछ हमारी कॉस्ट लग रही है, कुछ एडिशनल पेमेंट हो रहा है, कुछ वेज पेमेंट हो रहा है लेबर को, एंड देन प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट आ रहा है? 230875. अब हम उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि हमारा बजटेड प्रॉफिट कितना था. बजटेड प्रॉफिट भी देखो दिया ही नहीं है, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा. तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट है निकालने वाला, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है. ठीक है, कोई नहीं. एक हम ये मानते हैं कि कुछ x यहाँ पर लिखा है, कुछ यहाँ पर x लिखा है एंड उस x को हमने माना है बजटेड प्रॉफिट. तो जितने भी वेरिएंस हमने निकाले हैं उसको उससे ऐड या लेस करेंगे. अगर फेवरेबल तो ऐड, अगर एडवर्स तो लेस. ओके, ये फेवरेबल है ऐड, एडवर्स लेस, फेवरेबल ऐड, फेवरेबल ऐड, फेवरेबल ऐड. ऐसे करके हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे. एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ये इन्होंने निकाल के दिया है. ओके, ठीक है. तो इट बिकम्स द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब जो इसमें वेरिएंसेस हैं वो कैसे आते हैं ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे. मेरा मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन को उठाने का मोटिव यही था कि मैं आपसे वेरिएंसेस डिस्कस करूँ कि ये वेरिएंस आते कैसे हैं. सेल्स, देखो सेल्स इज ऑन अ रेवेन्यू पार्ट, और जितनी कॉस्ट होती हैं वो उसके काउंटर पार्ट में होती हैं. तो जो भी आपके कॉस्ट के, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हमारे कॉस्ट के क्या, हमारी जो कॉस्ट होती है वो कैसे डिटर्मिन होती है, हमने ये पढ़ा है. ओके, तो जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसकी वेरिएंसेस हम कैसे कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये सारा पोर्शन हमने पढ़ लिया. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे रेवेन्यू पोर्शन के जो वेरिएंसेस होते हैं वो कैसे कैसे डिटर्मिन करेंगे. अब आपको पता है कि रेवेन्यू कॉस्ट का उल्टा होता है. ठीक है, तो जो भी कॉस्ट के फॉर्मूले हैं, जो भी हमने पढ़ा है कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये यूसेज का पढ़ा था हमने, स्टैंडर्ड प्राइस यूसेज का पढ़ा था. तो यही फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो बन जाएगा रेवेन्यू का फॉर्मूला. ठीक है, तो अब हम कोई भी आपको सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस दिखे बस उसको उल्टा कर देना. ठीक है, उल्टा किस सेंस में कह रही हूँ, अगर देखो कॉस्ट बढ़ती है इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस. कॉस्ट बढ़ना इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस. ओके, बट रेवेन्यू को बढ़ना इज़ फेवरेबल फॉर अस. रेवेन्यू का बढ़ना अच्छा है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. बट कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा? नहीं. इस रेफरेंस में रेवेन्यू एंड कॉस्ट कॉन्ट्ररी होते हैं. ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे. तो यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं? वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है, कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है. ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस. ओके, मतलब कि हम पहले 20,000 क्वांटिटी यूनिट सेल कर रहे थे, अब 30,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा. इधर इट विल बी फेवरेबल और इट विल बी एडवर्स. बट हम ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा. ओके, दिस इज सेल वॉल्यूम वेरिएंस. वेरिएंस कैसे कैसे आता है ये देख लिया. सिमिलरली सेल्स प्राइस, अगर सेल्स प्राइस, अगर देखो मटेरियल प्राइस है या लेबर प्राइस है, अगर मटेरियल या लेबर का प्राइस बढ़ता है तो इट्स ए लॉस फॉर अस, एंड अगर सेल्स का प्राइस बढ़ता है तो इट्स ए गेन फॉर अस, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो हमारी ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम निकल के आएगी. ओके, सेल्स वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, वॉल्यूम नहीं, वैल्यू ज़्यादा निकल कर आएगी. ओके, सो इट बिकम्स द सेल वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस. नेक्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस तो सेम होता है जैसे हमने सब पढ़ा है. ठीक है, सारे कॉस्ट वेरिएंस सेम होते हैं, बस जितने भी सेल्स वेरिएंस हैं वो कॉस्ट वेरिएंस के उल्टे हो जाते हैं. अगर देखो आप निकालो कॉस्ट की तरफ, जैसे हम कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल एग्जैक्टली. बस अगर वो एडवर्स आ रहा हो तो उसमें एडवर्स मत लिखो, उसमें फेवरेबल लिख दो एंड यू आर सॉर्टेड. It's a very secret trick, but you can do so while you are giving an MCQ examination.
ओके। देन यहाँ पर कुछ उन्होंने कमेंट दिया है, देन यहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे पूरा डेटा निकाला है ये सब उन्होंने लिखा है। सो हम उसमें इतने इतने इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है, एक एक वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इतना मेरे ख्याल से पूछने वाला भी नहीं है। बट हाँ, इसको एक बार आप कर लेना क्योंकि मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया। एक बार अगर रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन कर लोगे देन आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने ये किया हुआ है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल ना जितना बताने से आता है उससे ज़्यादा करने से समझ में आता है। एंड ये भी एक और रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है ओसाका, इसको मार्क कर लो, चाहे अगर प्रीवियस क्वेश्चन ना करो तो ये वाला कर लेना। ओके, इट्स ए गुड क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें चेक किए हैं। एंड यहाँ भी देखो जो बजटेड प्रॉफिट है, ये बजटेड प्रॉफिट यहाँ लिखा, देन एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ लिखा एंड हमने वेरिएंस को क्या कर लिया, डिफरेंट वेरिएंस एनालाइज कर लिए। तो कौन कौन से वेरिएंस एनालाइज किए, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम में उन्होंने 2 वेरिएंस कैलकुलेट किए, फर्स्ट इज प्लानिंग एंड अनदर इज ऑपरेशनल, then sales price variance, then variable cost, and then fixed cost variance. Okay, so all these becomes the variances analyzed during the period and it's a totally fine. Yeah, one more thing over here that I need to tell you that एक होता है budgeted market share variance and होता है actual market share variance. तो ये variance निकलते कैसे हैं, कहाँ दिए हैं, लो इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट ही नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट ही नहीं किया। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बजटेड मार्केट शेयर वेरिएंस, अगर आपका मार्केट में शेयर, जैसे अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो मार्केट के तो आपका मार्केट शेयर कभी कभी 60 to 70% तक के रहता है गुड प्लेयर्स का। ओके, जैसे ब्रिटानिया का है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है अपने इंडस्ट्री में। तो इस तरह की कंपनीज जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, आईटीसी हो गया, तो इस तरह कंपनीज का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होता है। अगर आपका मार्केट शेयर गिर रहा है, मतलब मार्केट का शेयर पहले आप 6 अपने परसेंट, मतलब मार्केट शेयर का क्या मतलब होता है, एक इंडस्ट्री है वहाँ पर आपने इतना पूरा पार्ट कैप्चर किया हुआ है। ओके, मतलब अगर उस इंडस्ट्री में 100 कस्टमर हैं तो 70% कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एंड 30% प्रोडक्ट को आपके राइवल्स मिल के सेल कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि मार्केट शेयर आपका 70% है। अगर 70% मार्केट शेयर है तो आपको उसको मेंटेन रखना, अदरवाइज़ अगर आप वो मेंटेन नहीं रख पाओगे तो फिर आपका प्रॉफिट गिरेगा, क्योंकि अगर आपका शेयर गिरेगा तो आपका प्रॉफिट गिरेगा, मार्केट शेयर गिरेगा तो फिर प्रॉफिट भी गिरेगा। ओके, एंड मार्केट शेयर बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दिस इज़ द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड द मार्केट शेयर। ठीक है, इन्होंने अब वेरिएंस नहीं निकाला, बट अगर मार्केट शेयर में चेंज होता है तो मार्केट शेयर वेरिएंस भी निकलेगा। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एग्ज़ाम में अपेयर हो जाए तो आप इसको हैंडल कर लें। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए आई रिकमेंड कि ये क्वेश्चन आप एक बार कर लेना। ठीक है, एक बार बिना देखे करना, अगर नहीं हो तो फिर देख कर लेना, बट इस क्वेश्चन को कर लेना क्योंकि इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पूछी। कौन सी छोटी चीज़ आई से आई अपने क्वेश्चन में कंसिडर कर ले, यू डोंट नो। ये देखो, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर प्राइस पर यूनिट एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, देन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, ढेर सारी चीज़ें। और प्लीज़ इस फॉर्मूले में मत जाना, डोंट गो इनटू दिस फॉर्मूला। ये बहुत ही यू नो काइंड ऑफ वेरी बल्जी फॉर्मूला, बट यू हैव टू डू इट इन अ वेरी नॉर्मल वे, इन द अंडरस्टैंडिंग मोड। जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम आपको वैसे करना। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंस हमको इन्वेस्टिगेट करने। So this point is I think quite more critical from the exam point of view, because यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर हम यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या फैक्टर हम कंसिडर करेंगे पॉसिबल वेरिएंस आने के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं। नो, दिस इज़ नॉट दैट पार्ट, this is actually the investigation part. Okay,
यहाँ पर बस ऐसे देखकर छोड़ दो कि साइज़ जो भी वेरिएंस का साइज़ होता है वो मैटर करता है। टाइप, किस टाइप का वेरिएंस है, सेल्स वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस है, ये चीज़ पैटर्न क्या है वेरिएंस का, एंड उसकी जब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे तो उसकी हमने क्या प्रोसेस से स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या वो अनकंट्रोलेबल एंड अनरियलिस्टिक है या फिर वो नॉर्मल वेरिएंस है, ये चीज़ें हम भी कंसिडर करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल, इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट, लीव इट। ओके, देन पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस, वेरिएंस आते क्यों हैं, ठीक है, अभी तो हम वेरिएंस पढ़ रहे इतनी देर से, बट वेरिएंस आते क्यों हैं, अगर मटेरियल में वेरिएंस आएगा तो उसकी क्या कॉसेज हो सकते हैं, तो उसका कॉस्ट हो सकता है यूज़ ऑफ चीपर मटेरियल, हमने चीपर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, मे बी इस वजह से वेरिएंस आ रहे हैं, पुअर क्वालिटी एंड यू नो द क्वाइट सिमिलर सब्सटीट्यूट, अ चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द मटेरियल, ये सब रीज़न हो सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस आने के। सिमिलरली लेबर रेट वेरिएंस आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, स्किल्ड लेबर ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी हायर होगी अगर स्किल्ड लेबर ज़्यादा है, और अगर अनस्किल्ड लेबर है तो वो धीरे धीरे काम करेगा। दीज आर द पॉसिबल रीजन फ्रॉम द लेबर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ टीम माइट रिजल्ट इन चीपर लेबर मिक्स and lower productivity, then improve productivity in order to get bonus, might use material wastefully in order to save time, then cutting sales prices might result in higher sales demand from the customers. Okay, similarly favorable sales price variance may result in adverse sales volume variance, sales price variance and sales volume variance भी आ सकते हैं। ओके, कभी कभी होता है प्राइस हमने बढ़ाया तो हमारी सेल गिर गई, ठीक है, मतलब सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ऑल्दो द ओवरऑल सेल्स वैल्यू इंक्रीज हुई है, बट ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम प्राइस बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं, तो उस केस में हमारी सेल्स यूनिट कम हो जाती हैं, बट इट मे हैपन कि उससे हमारी सेल्स वैल्यू बढ़ जाए। ओके, तो यही लाइन यहाँ पर लिखी कि फेवरेबल सेल्स वेरिएंस में रिजल्ट इन एडवर्स सेल्स वॉल्यूम, अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो हो सकता है उसकी भी हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिर जाए। तो ये हो गया ओवरऑल इंटरडिपेंडेंस, कि इंटरडिपेंडेंस क्या होती है। ओके, वेरिएंसेस के बीच में, क्योंकि जब देखो हम प्राइस वेरिएंस हमारा फेवरेबल होगा तो हो सकता है हमने वेस्टेज मटेरियल का ज़्यादा वेस्टेज किया हो, ज़्यादा मटेरियल कंजम्पशन किया हो, तो उससे हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस बढ़ गया हो, स्किल्ड लेबर के आने से हमारे रेट बढ़ गए हों, बट स्किल्ड लेबर के आने से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, तो रेट हमारा एडवर्स, रेट वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा। सो दीज आर पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस, हाउ वी इंटरप्रेट वेरिएंस, अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्या क्या चीज़ what the circumstances incur due to which this material price variance incur. So what could be the potential circumstances? It might be caused due to the use of different supplier, आपने सप्लायर चेंज कर लिया तो उसने जो सप्लायर चेंज किया उसने हायर प्राइस चार्ज किया तो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस हाई आ गया। देन ऑर्डर साइज मस्ट रिजल्ट इन वेरिएंस, आपने अपने ऑर्डर का साइज़ बढ़ा लिया, तो आपने ऑर्डर का साइज़ बढ़ाया तो सप्लायर ने आपको चीप रेट पर दे दिया, तो इससे भी मटेरियल देखो एडवर्स हो या फेवरेबल हो वेरिएंस आता है, ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, उसका ये सिमिलरली अगर बाइंग कॉस्ट हाई डिलीवरी चार्जेस, आपने बाइंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है तो डिलीवरी चार्जेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो इससे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो आपके मटेरियल के डायरेक्ट कॉस्ट ही तो होती है मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मटेरियल के प्राइस में ऐड हो गई, ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबल सिनेरियो अंडर विच मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अकर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड द लिस्ट इज़ नॉट इंक्लूसिव, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड सिमिलरली अगर यूसेज वेरिएंस है तो इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया, बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कैन ब्रिंग डाउन वेस्टेज रेट एंड सो ऑन फॉर इंस्पेक्शन
एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। आप एक बार इसको घर पर बैठ के पढ़ लेना, आपको पता चलेगा ओ मटेरियल प्राइस किससे वेरिएट करता है, मटेरियल का यूसेज किससे वेरिएशन आता है, रेट में कैसे वेरिएशन आता है लेबर के, देन लेबर की एफिशिएंसी में कैसे वेरिएशन आता है, ओवरहेड एंड सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम। इट्स एन इलस्ट्रेशन, अगेन इट्स बिग इलस्ट्रेशन, जस्ट लुक एट द क्वांटम। मैंने बताया था ना आपको कि ये सारे इलस्ट्रेशन कैसे फॉर्म किए गए, ये सारे SCMP के 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फॉर्म किए गए थे, तो इतने बड़े इलस्ट्रेशन आने के चांसेस नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आ रही है कि सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या होता है, सपोज आपने दो मटेरियल लिया, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, आपको मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसको कंसिडर करते हैं हम लोग मिक्स वेरिएंस के थ्रू। ओके, हमने सपोज हमने डिसाइड किया कि हमारा जो मटेरियल ए है वो 80% यूज़ होना चाहिए, मटेरियल बी हमें 20% यूज़ होना चाहिए, बट जो हमने एक्चुअल में यूज़ किया, हमने मटेरियल ए को 70% यूज़ कर लिया एंड मटेरियल बी को 30% यूज़ कर लिया, तो देयर इज़ अ वेरिएशन। ओके, हेयर इट इज़ -10, हेयर इट इज़ +10, तो ये जो वेरिएशन आया है इसको कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल के मिक्सचर में वेरिएंस। देन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, वही हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, देन ये केस सिनेरियो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आपको कोई भी छोटा ही सही MCQ ज़रूर फॉर्म कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर निकालने को, एंड इट इज़ द ओनली क्वेश्चन इन द मॉड्यूल जहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिटरमिन करने को कह रहा है, ठीक है, ओनली केस स्टडी इन द मॉड्यूल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन ना करे कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, कैसे डिटरमिन करेंगे, आपसे वो पूछ ले, पूरी केस स्टडी दे दे एंड आपसे बोले कि आप वॉल्यूम वेरिएंस का क्या रीज़न हो सकता है, एंड उसके आगे 4 ऑप्शन दे दे कि ये तो जो आपने पीछे इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कर दे इस केस सिनेरियो में, या कोई आपसे बोले कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम वेरिएंस प्राइस वेरिएंस एडवर्स है तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, इंटरडिपेंडेंस पूछ ले कि प्राइस वेरिएंस एडवर्स है मतलब प्राइस वेरिएंस नीचे जा रहा है, और वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है मतलब इट इज़ बेनिफिशियल, तो क्या ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, देन आपका आंसर होगा यस। ऐसा हो सकता है ना कि हमने प्राइस कम किए हो तो हमारी वॉल्यूम बढ़ गई हो, ठीक है, और ओवरऑल इफेक्ट अगर इसका देखें फेवरेबल एंड एडवर्स का, तो हमारा 4000 फेवरेबल हो रहा है, मतलब हमारी सेल्स 4000 रुपीज़ से बढ़ गई है, बट प्राइस कम हो गया है और यूनिट्स बढ़ गई हैं। ओके, इस तरह का कोई एनालिसिस करने को दे दे। ओके, सो दिस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एंड ये क्योंकि एक केस स्टडी बनी हुई है। So what this question says, it is saying that a company Natural Spices manufacture and distribute high quality spices to food shop, and the high end restaurant pride themselves on using the freshest high quality ingredient, मतलब इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके, the next thing that they have set 5 state of art plan to meet the ever growing demand, then the from procured raw material directly from the center of produce to maintain uniform taste and quality. It's okay, रॉ मटेरियल पहले क्लीन किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, टेस्टेड किया जाता है, ठीक है, स्पेशल मशीन है इनके पास। ओके, मतलब ओवरऑल इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी होने के बाद में इन्होंने क्या किया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन टू लोअर प्राइस ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम। देखो यहाँ पर लिखा है, जो मैंने यहाँ एनालाइज किया था एग्जैक्टली यहाँ पर वही लिखा है कि हमने वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए अपने प्राइस को कम किया, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड द मैनेजमेंट डिसीजन टू द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या क्रिटिकल है, यहाँ पर इनकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी इन्होंने रखी है, ठीक है। स्पेशल मशीन से ये स्पाइसेस को जो भी ड्राइड करते हैं एंड जो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, ये सब हाई क्वालिटी के लिए करते हैं। तो हाई क्वालिटी क्या है, इनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ओके, दैट इज़ वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। देन यहाँ पर क्या किया है,
एनालिसिस मैंने ऊपर करके आपको बताया है, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस उन्होंने प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस का किया है। ओके, तो ओवरऑल इमेज की बात करें तो मैनेजमेंट शुड मॉनिटर द ट्रेंड ऑफ एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन केस ऑफ एविडेंस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन इन क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है देन द मैनेजमेंट शुड हैव टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन, बिकॉज उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ही डिमिनिश हो जाएगा अगर उनकी क्वालिटी लॉस हो गई। तो इस केस में यहाँ पर बोला है कि कस्टमर का फीडबैक भी ले लो कि उनको ज़रूरत है क्वालिटी रिड्यूस करने की या नहीं। सो एक बार आप इसको पढ़ लेना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बट इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तरह से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी तरह से एप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम वेरिएंस का जो इंटरडिपेंडेंस है वो पार्ट कवर हो गया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आ गई कि वॉल्यूम किस किस वजह से आ सकता है, प्राइस किस किस वजह से आ सकता है, परचेज प्राइस एंड लेबर एफिशिएंसी किन किन वजह से आ सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वाला भी ब्रॉड हेडिंग कवर हो गया। सो इसलिए मुझे ये केस स्टडी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है। ओके, देन रिपोर्टिंग वेरिएंस, हमने रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, जब वेरिएंस एनालाइज कर लिया है तो उसके बाद वेरिएंस की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? टॉप मैनेजमेंट को। ठीक, ओके, बट इट इज़ नॉट द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ वेरिएंस, क्योंकि हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस इसका अप्रेजल करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वेरिएंसेस आ रहे हैं। ओके, दिस ऑल कवर अंडर रिपोर्टिंग, क्योंकि हमें कंटिन्यूस वे में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन, जो हमारा स्टेप 4 था, हमने सबसे फर्स्ट पेज पर पढ़ा था कि अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा। दिस ऑल कवर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। देन बिहेवियरल इशू। ओके, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है, तो इन दोनों के जो ऑप्टिमल बिहेवियर हैं वो कंपनी के हित में जो काम होगा, कंपनी के इंटरेस्ट में जो काम होगा, उससे मैच ना करें। जैसे हमने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में RI और ROI वाला केस, वही सिमिलरली बिहेवियरल इशू यहाँ भी रेज हो सकते हैं। ओके, एंड अगर कोई इस तरह के इशू रेज होते हैं देन दिस इशू विल लीड टू सब ऑप्टिमल डिसीजन in the overall interest of the company. So behavioral issue need to be resolved as soon as possible. Then modern business environment में and yes, this is the formula sheet. क्या करना है, you know ना, this is the, what is this? This is formulae. इसको करना क्या है? Ignore, completely ignore all this list should be ignored, क्योंकि जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, देखो डर लगना ही ज़रूरी है, ऐसे में तो डर ही लगेगा देखकर, तो इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। जितना मैंने आपको बताया बस, कॉस्ट वेरिएंस मैंने आपको सिखा दिया बहुत टाइम लेकर, उसका उल्टा करके आपको सेल्स वेरिएंस निकाल देना है, ठीक है। एंड उसके अलावा इसमें इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। ओके, देखो कितने फॉर्मूले, लेट इट बी। अब हम आते हैं MCQ पोर्शन पे। तो MCQ पोर्शन पर सबसे पहला MCQ क्या है? 13.51, पेज नंबर 13.51। एवरीवन कम टू पेज नंबर 13.51। यहाँ पर जो सबसे पहला MCQ है, व्हाट इट सेज वेरिएंस विथ अराइजेस बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेटली या फॉल्टी स्टैंडर्ड। आपके स्टैंडर्ड में फॉल्ट है, ठीक है। किसमें फॉल्ट है? आपने जो प्लान बनाया था उसमें फॉल्ट है। इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो आपने प्लान बनाया था उस प्लान में आपके चेंज हो गया, इसीलिए आपको जो पहले प्लान किया था आपने उस प्लान को रिवाइज्ड कर दिया। ओके, उस प्लान को क्या कर दिया? रिवाइज्ड कर दिया। जो पहले प्लान बनाया था उस प्लान को आपने रिवाइज कर दिया। सो इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या होता है? एग्जैक्टली प्लानिंग वेरिएंस। क्या होता है? प्लानिंग वेरिएंस, करेक्ट। वेरिएंस विच अराइज ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब कि कॉस्ट इफिशिएंटली इनकर नहीं हुई है। तो अगर कॉस्ट इफिशिएंटली इनकर नहीं हुई सिंस द कॉस्ट वाज प्लान्ड, मतलब कि मैनेजमेंट को डेटा पता था कि कॉस्ट कितने लगनी है, ठीक है।
प्लानिंग वॉज ऑल्सो देयर, स्टैंडर्ड इज ऑल्सो देयर, बट उसके बावजूद कॉस्ट कंट्रोल नहीं की गई। ये किसकी गलती है? ये है डिपार्टमेंट की गलती। तो क्या इस वेरिएंस को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट मैनेजर है डिपार्टमेंट का, कॉस्ट सेंटर का, वो इसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए कॉस्ट निकल रही है टारगेट से ज़्यादा। तो इसको एनालाइज करके इस कॉस्ट मैनेजर को चेंज करके या उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि आप पर्टिकुलर कौन कौन से काम करो जिससे हमारी ये जो हमारा वेरिएंस आ रहा है वो कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे वेरिएंसेस को क्या कहते हैं? कंट्रोलेबल वेरिएंस। क्योंकि ये वेरिएंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग वेरिएंस हैं, प्लानिंग वेरिएंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा प्लान ही चेंज हो गया है। जब हमारे रिवाइज प्लान हमको पता चला कि मटेरियल के प्राइस ही अब मार्केट में बढ़ गए, तभी तो हमने अपना प्लान चेंज किया। या हमको पता चला लेबर रेट चेंज हो गया, लेबर का कंजम्पशन आर चेंज हो गया है, या लेबर की एफिशिएंसी कुछ कम या ज़्यादा हो गई, या हमें स्किल्ड लेबर मिल गया, अनस्किल्ड लेबर मिले, तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही तो हमने रिवाइज प्लान बनाया। अब अगर रिवाइज प्लान में भी आपके टारगेट मीट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कंट्रोलेबल वेरिएंस है। आप इसको कंट्रोल करोगे तो ये वेरिएंस ख़त्म हो जाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट MyGlam company, the new manager wants to understand that if the variance arises solely because the actual quantity sold differs from the budgeted quantity sold, तो ये कौन सा वेरिएंस होता है? क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स पहले हमने बजट कुछ और करी थी, ठीक है, अब सेल्स हमारी सेल्स एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है, सेल्स यूनिट, ठीक है, सेल्स यूनिट चेंज हो गई है। क्वांटिटी सोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड में डिफरेंस है, तो कौन सा वेरिएंस है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या लैक ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से आता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से तो फिक्स्ड ओवरहेड नहीं इनकर होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड तो ऑलरेडी चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अमाउंट ऑफ अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अगर अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब रहेगी तो क्या टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इनकर होंगे? यस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इनकर होंगे। देन कॉस्ट रिडक्शन अचीव फ्रॉम डिफरेंस इन प्रोडक्शन, ये आंसर रॉन्ग है। कॉस्ट रिडक्शन से क्या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकलते हैं? नहीं। प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी से क्या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकलते हैं? नहीं। ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड के पॉइंट से, तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, लेट्स सी, या इट्स अ बी। ओके, देन एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इट इज सेइंग? Managing director of a toy company reviewed the standard cost variance analysis and he wants to understand the reason of unfavorable labor efficiency of 6,700 most likely cost। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे जो लेबर इनएफिशिएंसी की वजह से जो क्या आया है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे क्या आया है? 6,700। तो लेबर के काम, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि एडवर्स आया है या नहीं लिखा है, अनफेवरेबल, ठीक है, मतलब कि एडवर्स आया है, मतलब लेबर ने सही से काम नहीं किया इसलिए ये वेरिएंस निकल के आया, ठीक है। तो इसके लिए पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? अनफेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद लेबर इंक्रीज्ड वेजेस, ठीक है, अगर आपकी लेबर वेजेस इंक्रीज हो रही है तो क्या इसकी वजह से आपके वेजेस रेट की वजह से इनएफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है? नहीं। फ्यू लास्ट वीक द मशीन मेंटेनेंस हैज़ बीन इनएडिक्वेट। मशीन सही से नहीं चली तो क्या लेबर की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मशीन सही से काम नहीं करेगी तो लेबर सही से काम कैसे कर पाएगा? क्योंकि लेबर तो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कुछ हद तक ठीक लगता है। देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड वर्कर, तो उससे अगर हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो उससे एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आएगा, एडवर्स नहीं आएगा, ठीक है ना। नंबर ये वाला बी वाला पार्ट सही है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, एमसीक्यू नंबर 6,
If the production level increase in the manufacturing organization within the relevant range, which of the following would decrease if the production level were increased within the relevant range? ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक रेंज के अंदर रहता है, कौन सी कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेंगे? चलो देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट है यहाँ पर। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज होने से टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ती घटती है? नहीं नहीं नहीं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आपकी प्रोडक्शन स्केल से बढ़ती घटती? यस, कुछ हद तक तो ये सही लग रहा है, ठीक है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। देन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी थी कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से कौन सी कॉस्ट घटती है, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? फिक्स कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। टोटल भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। देन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, यस ये वाले आंसर तो गलत हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का क्या है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ती जाती है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती जाती है। ओके, फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है पर यूनिट। सपोज आपकी अभी आप 100 यूनिट सेल कर रहे हैं एंड आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 4 रुपीज़, ठीक है। तो वेट आपकी फिक्स कॉस्ट है 200 यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200। आप 100 यूनिट सेल, आप 50 यूनिट सेल कर रहे हैं सपोज, तो आपकी कितनी आ रही है? 4 रुपीज़ पर यूनिट। अभी आप 400 यूनिट सेल करने, आपकी 200 की फिक्स कॉस्ट है, पर आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा के 100 कर देंगे तो आपकी कितनी फिक्स कॉस्ट आने लग जाएगी? 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये यूनिट के बढ़ने से यूनिट को जो पहले 50 थी अब वो 100 हो गई है। यूनिट के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। यू हैव सीन ओवर हियर, यस। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही डिक्रीज होगी। ओके, देन द अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी परफॉर्म ए टास्क एज एक्सपीरियंस इज गेन विद द टास्क, विच ऑफ द फॉलोइंग, जब हम कोई काम करते हैं और उससे हमें एक्सपीरियंस गेन होता है और हमारी कॉस्ट कम होती जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस, नहीं लर्निंग कर्व एनालिसिस। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। लर्निंग कर्व का इफेक्ट आ जाता है हमारी लर्निंग्स पर, हमारे एक्सपीरियंस पर। ओके, देन द करेक्ट आंसर इज बी, यस। देन क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या बोला है? मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आर्गुइंग the following point is not responsible for material usage variance. Okay, the following point is not responsible for material usage change in the method of production. अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा तो क्या मटेरियल यूसेज वेरिएंस रिस्पॉन्सिबल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस चेंज होगा? हाँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस चेंज होगा, ये तो रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन वेस्टेज रेट। अगर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है तो क्या उससे वेस्टेज रेट कम होगा? हाँ, ये भी होगा, ये भी मटेरियल यूसेज वेरिएंस को कंसिडर करने का फैक्टर है, ये भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओके, देन चेंजेस मेड इन मटेरियल मिक्स, अगर हम मटेरियल मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या मटेरियल यूसेज वेरिएंस हिट करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। मटेरियल मिक्स में चेंज करेंगे तब भी हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, क्या उससे मटेरियल यूसेज वेरिएंस चेंज होगा? क्या उससे मटेरियल, यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देती हूँ, ठीक है। ये 3 पॉइंट बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए, ठीक है। बट देखो आईसीआई ने क्या खेल किया इस एमसीक्यू में, यहाँ पर लिखा है परचेज प्राइस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, मतलब परचेज प्राइस में आने से क्या परचेज, जब हम इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज प्राइस को कम करके लेंगे तो क्या उससे मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अगर हम
परचेज करेंगे इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल तो परचेज कर यूसेज वेरिएंस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हमारा मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होगा। इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल से हमारा मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उससे भी यूसेज में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने यही आंसर को सही बताया। एंड जहाँ तक मेरा ओपिनियन है इसमें चारों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉट रिस्पॉन्सिबल जो पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, आप एक बार इसका ये देख लो। मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन, देन इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, देन चेंज इन मटेरियल मिक्स, देन परचेज प्राइस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। ओके, एक बार इसको देख लो एंड हम चलते हैं जहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। देखो मतलब इंस्टीट्यूट कैसे कैसे एमसीक्यू बना रहा है कि चारों क्वेश्चन ही उसके आंसर नहीं है। कहाँ गया अपना, हमने कहाँ पढ़ा था अभी रिसेंटली तो पढ़ा था, ज़्यादा दूर नहीं होगा, ज़्यादा नो 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 वेराइटीज़ किसी को मिले तो बताना। यस, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस वाला पार्ट, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे क्या है देखो, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, ओके। देन चेंजेस इन मटेरियल मिक्स, ओके। देन increased efficiency in bringing down wastage rate, then change in the method of production design। ये चारों ही फैक्टर यहाँ पर हैं, पर इंस्टीट्यूट ने क्या खेल किया है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ हमको फंसाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, क्या लिखा है, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। अगर हमने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया तो हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस लगेगा, ठीक है। परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, अगर हमने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया तो हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस लगेगा। अब आपको लगेगा कि मैं इतना क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप यहाँ पर फोकस करो, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। एंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, एमसीक्यू पर। व्हाट वाज दैट एमसीक्यू, व्हाट वाज द नंबर, यस मैंने कहा वहाँ पर क्या आपको दिखाया है, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या गेम कर दिया, देख रहे हैं आप। परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल को छोड़कर इन्होंने यहाँ पर प्राइस एडिशनल वर्ड डाल के इसको नॉट रिस्पॉन्सिबल बना दिया। यू आर गेटिंग, नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर यहाँ पर प्राइस ना लिखा होता तो हम कहते दिस फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। बट यहाँ पर क्या हुआ है, परचेज प्राइस डाल दिया, तो प्राइस से यूसेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम क्वालिटी लेस इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे, लेस क्वालिटी मटेरियल खरीदेंगे तो हमारे मटेरियल यूसेज में फ़र्क पड़ेगा। अगर हम प्राइस लेस पे खरीदेंगे, अगर लेस प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारे मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे फ़र्क पड़ेगा, यूसेज वेरिएंस पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, ओके। इस एमसीक्यू को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इसको आपको लास्ट टाइम पे देखना है, ठीक है। मटेरियल प्राइस, अगर देखो अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो यही एमसीक्यू रिपीट हो सकता है, बट इस तरह का अगर और इन डेप्थ जाके वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा मुझे लगता है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखो कितने अंदर जाके इंस्टीट्यूट ने यहाँ गेम किया है। कोई बात नहीं, हम तो वो भी पढ़ लेते हैं। Newly appointed manager of HR department interested to know which of the following is not responsible for LR, लेबर रेट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है, वेट। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पे रेट, तो उससे तो लेबर रेट बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लेबर कैन इम्पैक्ट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर, ये भी बढ़ जाएगा, इससे भी वेरिएंस तो आएगा ना। पुअर सुपरविजन ऑफ वर्कफोर्स, this is not a factor for labor rate variance, it is actually the factor for labor efficiency variance। अगर पुअर सुपरविजन वर्कफोर्स रहेगी तो उससे लेबर की एफिशिएंसी कम होगी, लेबर रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अनदर आंसर इज दैट चेंज इन द कॉम्पोजिशन वर्कफोर्स कैन
इम्पैक्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क फोर्स इम्पैक्ट कर सकती है डायरेक्ट लेबर, लेकिन उससे रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, रेट पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन MCQ नंबर 10, मैनेजर जस्ट इम्प्लीमेंट GIT इन द कंपनी इज स्टेटिंग दैट द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पुअर सुपरविजन। अगर पुअर सुपरविजन होगा तब तो हमारी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एडवर्स आएगी। लर्निंग इफेक्ट से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। देन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा आउटपुट कम निकलेगा। लेबर तो आधा टाइम उसमें से सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्वालिटी के मटेरियल को मतलब डिफेक्ट ही सही करते फिरेगा, तो इसलिए इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल इज़ नॉट सजेस्ट। देन सैलरी पेड टू फीमेल एम्प्लॉय की सैलरी से एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डोंट टेक इट अदरवाइज, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने फीमेल एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सैलरी पे करी है। ठीक है, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQ नंबर 11, डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन। When doing the variance analysis, manager of sales and marketing division of the company is interested to know which of the following is not responsible for sales price variance. Okay, here the ये एक मिनट आंसर में हाइड कर देती हूँ। ओके ओके, so you have to decide the selling price of a new product in the market and it's a most difficult decision. ठीक है, then manager sales and marketing division is interested to know which of the following is not responsible for sales price variance. sales price variance के लिए कौन? सेल्स प्राइस किससे वेरिएट होगा? हाई डिस्काउंट दिया, प्राइस वेरिएट हो जाएगा। डाइवर्सिफाइड डिमांड ड्यू टू प्रोडक्ट डिफिकल्टी, डिमांड से रेट पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? इसको पॉइंट लगाते हैं, अभी देखेंगे। बेटर सेल्स प्राइस रियलाइजेशन, तो इससे तो हमारे अगर सेल्स प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियसली हमें अच्छा रियलाइज होगा, फेवरेबल आएगा हमारा वेरिएंस। देन मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको प्राइस पे कैसे फ़र्क पड़ सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट पॉइंट क्या है? फेलियर टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यू टू प्रोडक्शन डिफ़िकल्टीज़। प्रोडक्शन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हमारी जो डिमांड शिफ्ट हुई है वो हमारी प्राइस वेरिएंस का रीज़न नहीं बनेगी, क्योंकि ये किसका रीज़न बनेगी? ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ओके, प्राइस वेरिएंस के रीज़न नहीं बनेगी। मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक्स कंडीशन जो हमारे प्राइस को चेंज करने पे फोकस कर रही हैं, ये सेल्स प्राइस का वेरिएंस नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो प्लानिंग पार्ट है। ओके, सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। प्रोडक्शन डिफिकल्टी की वजह से अगर हम डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोलेबल वेरिएंस है, एंड कंट्रोलेबल वेरिएंस इज द सेल्स प्राइस वेरिएंस, क्योंकि उसके लिए हमें सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज के, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करा रही हूँ, वो क्वेश्चन आप करना बैठकर, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, इसमें बेटर होगा कि आप ये सारे क्वेश्चन हाथ से मार्क कर करके करो, हाथ से लिख कर करो। मैं अगर यहाँ पढ़ा भी दूंगी तो आपको ये समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर हैं। देखो 1.5, 2.5, 2.252 एंड इस तरह का एकदम सेम एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। देखोगे कैसे? ये देखो, ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस, देन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था ना सबसे पहला एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी की तरह है। आपको वेरिएंस एनालिसिस एनालाइज करना है एंड प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस एनालाइज करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब हम बस कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, वो क्वेश्चन आपने घर पर करने हैं। देखो सारे क्वेश्चन लगभग एक से, यहाँ भी हमें वेरिएंस एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस निकालने हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया है। यहाँ भी वेरिएंस एनालिसिस प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस, तो मतलब दोबारा करा कर उसमें क्या करना है। ओके, एंड दिस क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एक लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का व्यू, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख लेना। इट इज़ वेरी इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है,
आप अगर एक बार बैठकर घर में कर लोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज, बट मुझे नहीं लगता कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट होगा इतना। एंड सेम यहाँ पर भी ट्रेडिशनल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, देखो सब में यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना, 1 2 कर लेना, बस प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यहाँ पर देखो कॉस्ट ड्राइवर एंड रिसीवेबल एक्टिविटी टेबल, तो अगर मन करे ना तो ये इसमें सिर्फ एलोकेशन होता है, कॉस्ट ड्राइवर वाले पार्ट में सिर्फ एलोकेशन करते हैं हम, ये वही सेम एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ये उसकी तरह ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एंड जो हम कॉस्ट निकालेंगे बस उसके बेसिस पर वेरिएंस निकाल देंगे। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, सो बस वही करना है। एंड इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी मार्क कर लो, यू कैन डू दिस, बहुत ईजी है। ये सब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर है। रिकन्सिलिएशन प्रॉफिट का ये क्वेश्चन मत करना, क्योंकि मैंने आपको जो रिकन्सिलिएशन प्रॉफिट के एग्जाम्पल करा दी, दैट इज़ फार गुड देन दिस क्वेश्चन, देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। हाँ, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन बहुत ईजीली। यू नीड नॉट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर ये आप कैलकुलेटर पे कर लोगे तो भी आपका ये हो जाएगा, ओके। देन ये देखो सेम मिक्स वॉल्यूम जो मैंने आपको, ये सब सिर्फ कैलकुलेटर पर करना, ओके। देन वी आर डन विद दिस, yes we are done with this, so this is all about standard costing। and इसी में मैं आपका एक और पॉइंट कवर कर रही हूँ, चैप्टर नंबर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाला, प्रिपरेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज चैप्टर नंबर 11, इट्स चैप्टर नंबर 11 प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अभी 5 मिनट्स में हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ओके। चैप्टर ओवरव्यू क्या है कि परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी है, हम रोल ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, देन एस्पेक्ट क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, देन टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड देन एनालिसिस एंड एक्शन ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोलता है कि हमें जो हमारे डिपार्टमेंट की एंड कंपनी एज ए होल, इसमें जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी एज ए होल इसमें जितने भी छोटे, सबकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंने बताया आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिन की जाए। सो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना। इट इज़ द कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट, ठीक है। 3 कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग, देन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कॉस्ट, रेवेन्यू एंड एसेट ऑफ द फर्म। बस ये हो गया, दिस पैराग्राफ इज ओवर। अनदर थिंग इज दैट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हम एड्रेस कर रहे हैं द आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी ऑन द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब असेसमेंट कर रहे हैं हम एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ओके। रोल क्या होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, is useful not only comparing budget to actual but also for showing manager the effect of activity changes, okay। इस पॉइंट को मार्क कर लो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर कंपेयरिंग बजटेड but also for showing the manager the effect of activity changes and how well these changes are controlled by the management। Then the next point is aspect covered in preparation of performance report, okay। Have a clear idea about the need and use, establishment of objective in the light of organizational objective, vision and mission, then executive summary, then the realistic performance assessment, okay। layout, virtual element and narrative company can, ये सब इतनी important नहीं है, okay। detail can be cross check, हाँ वो तो है, जब मॉनिटरिंग करने तो क्रॉस चेक तो करेंगे। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। अर्नड वैल्यू रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हैं क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अर्नड वैल्यू रिपोर्ट क्या है, इट इंटीग्रेट स्कोप, शेड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस यूजिंग अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक,
ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटस रिपोर्ट. देन द फोरकास्टिंग रिपोर्ट, ये क्या होती है? इट इज द थिंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हैपन, आर द एस्टिमेट्स is actually the forecast, okay, including future performance. It is forecasting. Then the progressive, हम अपनी जो हमारी प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है, तो ऐसी रिपोर्टिंग को कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग. मतलब एक प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की हमें अगर प्रोग्रेस असेस करनी है, अगर हमें परफॉर्मेंस असेस करनी है, वो होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू. स्टेटस रिपोर्ट, इट इज capture the state of the activity at a particular cost or a particular project at a particular point in its life cycle. The status report is a kind of snapshot of the current scope, time and cost quality. Okay, so these are status report. What is the current status of the activity? It is current state of the activity is called the status reporting. Then trend report, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर किए जाए उस रिपोर्टिंग को कहते हैं ट्रेंड रिपोर्ट. एंड वेरियांस रिपोर्ट तो आप अच्छे से जानते हैं, जब हम एक्चुअल एंड प्लान प्रोग्रेस का वेरियांस एनालिसिस करते हैं उसके बाद जो रिपोर्टिंग होती है उसको कहते हैं वेरियांस रिपोर्टिंग. देन पुट दिस एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू. उसमें मैंने आपको बोला था ना कि जहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं एमसीक्यू उससे बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ देम. ट्रिपल बॉटम लाइन, स्ट्रैटेजिक फ्रेम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है? ट्रिपल बॉटम लाइन, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ESG फ्रेमवर्क, देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थ्रू वैलिडेशन. दीज ऑल आर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ओके, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोले तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं? 4. इसमें से आपको एक मिस करके और 3 पूछ लेगा और कहेगा कि बताओ कौन से एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है. श्योर शॉर्ट इस पे क्वेश्चन होगा इंस्टीट्यूट में. अब पता नहीं वो किसके एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए, बट इस पे क्वेश्चन होगा, 100% होगा. ओके, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 4 पॉइंट्स. TBL रिपोर्टिंग, एंड इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया. इफ यू वांट यू मे रीड इट. देन यू हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन. देखो, कभी भी हमें जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करने के बाद करेक्टिव एक्शन लेते हैं. सो दिस इज़ द इंटायर सिनेरियो ऑफ द परफॉर्मेंस रिपोर्ट. तो हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट यही कह रहा है कि टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, एनालाइज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन. आपको रिक्वायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, इसीलिए आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए ही आप परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कर रहे हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द MCQ. MCQ भी कोई सादा नहीं है. इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज ट्रू. तो क्या आंसर है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए? ऑलवेज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. मे बी. Then can take form that management chooses, then required by the accounting standard to be based on balance scorecard system. Balance scorecard system तो internal performance reporting का part नहीं बनना चाहिए. ठीक है. Contain the same information that financial accounting statement but they are produced monthly rather than annually. ठीक है. तो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के लिए क्या होगा, ये वो फॉर्म ले सकता है जो मैनेजमेंट चूज़ करे, क्योंकि ये इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है ना. कोई हमको एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज़ को थोड़ी करनी, कोई स्टेचुटरी प्रोविजन थोड़ी, लीगल प्रोविजन थोड़ी जो हमको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा. हमें तो इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी, तो हम तो वैसे ही करेंगे ना जैसे मैनेजमेंट चूज़ करेगा, जो एक्शन मैनेजमेंट चूज़ करेगा, बस हम वैसे ही रिपोर्टिंग करेंगे. कोई हमको स्टेचुटरी या लीगल प्रोविजन के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करनी. अनदर पॉइंट इज दैट performance report also include reporting or non-financial measures. You are required to identify which of the following statement correct about the non-financial performance measure. Non-financial performance measure के लिए हमारा कौन सा point correct होगा? Okay. Non-financial measure do not involve calculation. ऐसा तो नहीं है. देखो, हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड होता है तो उसमें सबसे पहले तो हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आता है. तो ये तो कह रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल मेजर में हमारा कैलकुलेशन नहीं होता, तो ये बात तो गलत है. ठीक है. देन मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन फाइनेंशियल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही. नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट हम कोई स्टेचुटरी रेगुलेशन के अंदर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना उसका क्या क्या
नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हमको लेने चाहिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल करेक्ट. द नॉन फाइनेंशियल मेजर शुड करस्पॉन्ड एज फॉर एज पॉसिबल विद द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. करेक्ट. हमें ऑर्गेनाइजेशन के एम से मैच कराना है. दिस इज द रीज़न ऑफ यूजिंग नॉन फाइनेंशियल मेजर्स. हमें अपने आप को एग्जीग्रेट करना है. मीन्स यू कैन से द परफॉर्मेंस शुड बी इंक्रीज. द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवीजन शुड बी इंक्रीज. ठीक है. तो उसके लिए हम नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यूज़ करते हैं. अनदर पॉइंट इज दैट द नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, ये पॉइंट सही था, ये पॉइंट सही था, हेल्प मैनेजमेंट टू एड्रेस द डिफिशियंसीज इन मेजरमेंट. ये जो भी डिफिशियंसीज जैसे ROI में क्या डिफिशियंसीज हैं एंड वो सब मेज़र करने में हेल्प करता है. यस, हेल्प तो करता है नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट. क्योंकि अगर नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट होगा तो सिर्फ हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर देखेंगे एंड ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू इंक्रीज नहीं होने देंगे. सो दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. सो 2, 3, 4 आर करेक्ट. 2, 3, 4 मतलब कि बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके. सो और भी MCQ हैं? नो, सिर्फ इसमें 2 ही MCQ थे एंड वी आर थॉरली डन विद दिस चैप्टर 2. सो वी हैव डन चैप्टर नंबर 12 and chapter number 11 in this recording. Hope you all get it very well. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है. स्टैंडर्ड और बजट को मैच करा के जो भी आउटकम आए वो वेरिएंस होता है. ठीक है. बहुत हौले हौले करना, बहुत समझ के करना हो जाएगा. इतना अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत इन डेप्थ पूछने वाला ही नहीं है. आई कैन गिव इट इन राइटिंग. अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो. इसलिए आप बेवजह अपना टाइम उन क्वेश्चंस ऐसे टाइप के हैं जो 1-1 घंटा लेते हैं, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका लॉस होगा और कुछ नहीं होगा. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट 2. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड यहाँ पर हमारा पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस ख़त्म होता है.